गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आप लोग जो है ठंड से बचने के लिए जो है सर पे क्या पहनते हो? वेरी गुड, कैप। ठीक है, और कैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? टोपी, है ना। तो हाथों में ठंड से बचने के लिए आप दस्ताने पहनते हो और सर पे क्या पहनते हो? स्कार्फ या टोपी। तो आज जो है आप लोगों की पाठ्य पुस्तक का पाठ 18 हम लोग पढ़ेंगे टोपी। ठीक है, ये जो कहानी है ये एक लोक कथा है जिसका पुनः सृजन किया गया है। और इस लोक कथा के माध्यम से जो लेखक हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो प्रजा और राजा का क्या कर्तव्य होता है, कर्तव्य निष्ठा का संदेश जो है इस कहानी के माध्यम से दिया जा रहा है। ये एक व्यंग है समाज पे। ठीक है, कि समाज में किस प्रकार से एक जो राजा है, जो ऐसा राजा है जो काबिल नहीं है, जो प्रजा के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता है, और उसके जो मुलाजिम हैं, उसके लिए जो काम करने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार से जनता का शोषण कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है जो अराजकता समाज में फैली हुई है उसके ऊपर ये कहानी एक व्यंग है। ठीक है, एक पुरानी लोक कथा है जिसको पुनः सृजित किया गया है। और आज हम पढ़ते हैं इस कहानी को, टोपी, जिसमें जो है जिसके जो कैरेक्टर है या जिनको पात्र बोलेंगे हम, वो क्या है? एक गौरैया, चिड़िया होती है छोटी सी, और एक गौरा यानी नर गौरैया। ठीक है, उनके माध्यम से लेखक कहानी के द्वारा समाज को संदेश देना चाहते हैं। तो पढ़ते हैं ये कहानी हम लोग। एक थी गौरैया यानी गौरैया, और एक था गौरा यानी कि नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहाँ जाते जहाँ भी जाते साथ ही जाते, हंसते गाते रोते सब साथ साथ। बिनसार होते ही खोते से निकल, बिनसार यानी सुबह होते, खोते यानी घोंसले से निकलकर दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में घुसाते। झुटपुटा यानी शाम होते, थकान मिटाते, सारे दिन के देखे सुने हिस्सेदारी बांटते। एक शाम जो है गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फवता है उन पर कपड़ा। फवता यानी सजता। ठीक है, तो एक शाम जो है गौरैया जो है गौरा से बोलते कि आदमी को देखा आपने, कैसे रंग बिरंगे वो कपड़े पहनते हैं और कितना सुंदर लगता है कपड़ा उन पे। खाक फपता है? गौरा तपाक से बोला। गौरा ने कहा, क्या खाक फपता है यानी कहाँ उस पे सुंदर लगता है? कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। तो गौरैया क्या बोलती? लगता है लट जीरा चुगाए। लट जीरा एक घास होती है जिससे नशा होता है। तो गौरैया जो है गौरा से कहती, लगता है आज तुम लट जीरा चुगाए जो इस तरह की बहकी बातें कर रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाते। तो गौरा ने कहा कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कपड़े पहनने से जो कुदरत ने उसको खूबसूरती प्रदान की है आदमी को, वो उसकी ढक जाती है। गौरा बोला, तू ही सोच, अभी तो तेरी सुडल काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा यानी सर से पैर तक, ठीक है, सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल यानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो गौरव ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देख, तूने कपड़े नहीं पहने तो तेरी सारी खूबसूरती जो है, तेरे रंग, पंखों का रंग, चोंच का रंग, ये सब जो है मेरे के सामने दिखाई दे रहा है। अगर तू कपड़े पहन लेगी तो ये सब ढक जाएगा। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी पहनता है। तो गौरैया बोली, ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं पहना जाता है, मौसम की मार से बचने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी जो है ये पहना जाता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी ताकत भी जाती रही। गौरा ने कहा, तू समझती नहीं कि कपड़ा पहनने से आदमी जो है कमजोर हो गया, अब वो प्रकृति से जो है सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है, वो सर्दी गर्मी बरसात सहने की उसकी ताकत खत्म होती जा रही। इस कपड़े के में बड़ा लफड़ा है, कपड़ा पहनने से ही पहनने वाले की औकात का पता चल जाता, आदमी की हैसियत में भेद हो जाता है। अब गौरा ने समाज पे एक व्यंग्य किया है, क्योंकि आज का समाज हमारा ऐसा है कि व्यक्ति को उसके चरित्र, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से आंकता है। जिसने जितने महंगे और जितने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं उस व्यक्ति को उतना ही सभ्य समझा जाता है, उतना ही आदर उसको दिया जाता है। ठीक है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरा बोला, नित
नए नए लिबास सिलवाता है। कहते ये जो है समाज में भेदभाव पैदा कर रहा है, वर्ग संघर्ष पैदा कर रहा है। उसके बाद भी जो है आदमी जो है बाज नहीं आ रहा है इन कपड़ों से, रोज नए नए कपड़े सिलवा रहा है। यह निरा पोंगापन है, गौरा बोला। ये कपड़े पहनने का शौक जो है मुझे क्या लगता है, ढोंग लगता है। पोंगापन यानी ढोंग। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो ऐसे ही भले। ठीक है, तो गौरा बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, कपड़े तो उसने पहने, लेकिन वो तो अपने हाथ पैरों को भी ढक लेगा। हाथों में ग्लव्स पहन लेगा, दस्ताने पहन लेगा, पैरों में जुराबें पहन लेगा, सर पे टोपी रख लेगा। तो गौरैया क्या बोलती, उनके सिर पे टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। गौरैया ने बोला, आदमी के सिर पे टोपी कितनी सस्ती है, मुझे भी टोपी पहननी है। टोपी तो पाएगी कहाँ से, गौरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। बेटा यहाँ पे जो है टोपी का तात्पर्य सत्ता से है, ठीक है, सिंहासन से है, कि कौन पहनता है, राजा पहनता है टोपी यानी मुकुट। ठीक है, जरा से चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं। यहाँ पे टोपी से तात्पर्य है इज्जत, सम्मान। जरा सा किसी से कुछ भूल हुई नहीं कि उसके सम्मान को उछलते, उसके सम्मान को ठेस पहुंचते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसकी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। अच्छा, अपना राजपाट बना रहे, अपनी सत्ता बना रहे, कितनों को टोपी पहनाना। टोपी पहनाना एक मुहावरा, इसका मतलब बेवकूफ बनाना। तो कितने लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत, गौरव ने कहा। धुन की गौरैया था तनिक समझदार इसलिए सक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा है जहां चाहा वहीं रहा, और गौरैया थोड़ा जिद्दी थी तो कहा भी जाता है कि जहां चाहा वहीं रहा है। ठीक है, तो जिसने हिम्मत कर ली, जिसने कुछ चीज पाने की ठान ली, उसको फिर उसके लिए रास्ते भी मिलते चले जाते हैं। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा यानी एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया। गौरैया मारे खुशी के भूमि पर लौटने लगी। ठीक है, धूल में लौटने लगी कि मुझे मिल गया। तो गौरैया ने कहा, अरे क्या मिल गया, मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया बोलती, टोपी का जुगाड़ मिल गया, मुझे रुई का एक फाहा मिला, रुई का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, हिस्सा मिला। तेरे जैसे ही एक बावरा था। तो गौरव ने कहा कि तेरे जैसा एक बावरा यानी थोड़ा सा मूर्ख व्यक्ति था, जो क्या है रास्ते चलते में उससे क्या हुआ, अचानक एक दिन एक चाबुक पड़ा हुआ मिला। चाबुक था बड़ा उमदा यानी अच्छा और लचकदार। तो वो क्या हुआ, किसी घुड़सवार के हाथ से छूट गया होगा रास्ते में। घुड़सवार चाबुक घोड़े को जो चलाता है उसके हाथ में एक होता है घोड़े को हाँकने के लिए, तो किसी से गिर गया होगा तो एक व्यक्ति को मिल गया। ठीक है, चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। वो बेवकूफ आदमी जोर से चीखने लगा कि क्या चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचे 3 चीजें, क्या, घोड़ा लगाम जी। अब मुझे घोड़ा कह रहा, चाबुक तो मिल गया, सबसे काम की चीज मुझे मिली, अब क्या चाहिए मुझे, एक घोड़ा चाहिए, घोड़े की लगाम चाहिए और एक गाड़ी चाहिए जिसको कि घोड़ा खींचेगा। ठीक है, और यही डरता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जी। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे को लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस। गौरैया बोली, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरव ने कहा कि तू उस बेवकूफ आदमी की तरह जिसको सिर्फ चाबुक मिली और उसने कहा कि अब जो है बाकी की चीजें दूर नहीं है, मुझे एक घोड़ा चाहिए, मुझे एक लगाम चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। वैसे ही तुझे जरा सी ऊन मिली नहीं कि तू कह रही टोपी बन जाएगी, बनेगी कैसे? उसने कहा कि गौरैया बोलती कि देखते रहो। गौरैया रुई का फावा एक धुनिया के पास लगी, धुनिया जो रुई धुनता है, और बड़े मुनहार से बोली, मुनहार यानी बड़े उससे प्यार से पुकार के उसको बड़े उससे बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी यानी पूरी तरह फट चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई यानी एक कुर्ता या बनियान जो पूरी तरह फटा हुआ था। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनाने। राजा से परेशान हो कहता, तू देखती नहीं मुझे राजा की रजाई बनानी, एक तो राजा ऐसा है
कि जो दाम देता नहीं, काम के बदले पैसा देता नहीं, ऊपर से तू भी जो है फोकट यानी फ्री में रुई धुनवाने आ गई। उर्ज ना करो भैया, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उर्ज यानी गुस्सा या क्रोध ना करो, उजरत यानी मजदूरी, ठीक है, मैं तुम्हें पूरी मजदूरी, इसे धुन दो भैया, आधा तुम ले लो, आधा मुझे दे दो। धुनियों को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने की मजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर जो उसकी ताती बज उठी, उसके मन से रुई धुन लो, इसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया। और उसने क्या किया कि ये देखो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यंग्य है समाज के ऊपर कि समाज के जो बड़े और ताकतवर लोग हैं वो गरीब लोगों का किस प्रकार से शोषण कर। राजा सशक्त है, उसके पास बहुत शक्ति है, पैसा है, बावजूद इसके भी जो है वो जो है मुफ्त में रजाई बनवा रहे। और गौरैया एक छोटा सा पक्षी, एक छोटा सा जीव, उसके पास उस रुई के अलावा और कुछ नहीं है। जो उसकी कमाई है वो रुई है। उसने उसमें से भी जो है अपना दिल बड़ा करते हुए जो है क्या किया, आधा खुद रखा और आधा उस व्यक्ति को दे दिया जो उसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, इतने उत्साहित गौरैया एक कोरी के पास गए और कहने लगे, कोरी भैया धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी जो रुई से सूत बनाता है उसके पास गए। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुके एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, धज्जी धज्जी जो पूरा फट चुका उसका एक कुर्ता था जो उसने अपने शरीर पर डाल के रखा था, वो बड़ी अनिच्छा यानी बिना मन के बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्लार गाने की। हमने गौरैया को डांटा कि तुम्हें दिखता नहीं मुझे अभी राजा जी के लिए क्या बनानी? अचकन के लिए, जो राजा का जो पहनता है कुर्ता उसको बोले अचकन, उसके लिए सूत काटना है और तुम यहाँ मेरे पास मुफ्त का मल्लार गाने का मतलब फालतू का टाइम नहीं है। भेष मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली। तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उससे कहा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे भरधा बैठ खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। ठीक है, ये एक मुहावरा, खट मरे बरधा बैठ खाए तुरंग। ठीक है, तो तुरंग यहाँ पे जो है किसके लिए बोलते हैं? मोर के लिए भी तुरंग बोलते हैं और सांप के लिए भी तुरंग बोला जाता है। तो जो है जिस प्रकार से जो है जो जंगली जीव है, ये जो मोर है वो जो है किसी भी तरीके से जो जीव जंतु मरे उनको वो खाएगा, ठीक है, या सांप जो है शिकार करेगा, उसी प्रकार से उसने कहा है कि जो राजा है, ठीक है, कुछ भी काम हो सिर्फ किसके लिए होना है? राजा के लिए ना है। मुकरो मत भैया, अब तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल रही, आधा तुम ले लो और आधा मुझे दे दो इसका सूत काट के। कोरी भी तैयार हो गए। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम करना मूर्खता होती। तन तन करके उसने तकली चरखी ताता थैया करने लगी और महीन और लच्छेदार सूत काट दिए। कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने का उसका दिया यानी हौसला दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बग्घा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशहूर हो गया। ठीक है, साव करे भाव तो चबार करे चाकर। उसने कहा कि जब राजा ही, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य व्यक्ति है राजा, जब वही जो है करप्ट है, वही जो है कैसा भ्रष्ट है, तो जो उसके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने तो उनसे फिर उम्मीद ही क्या करनी है, वो तो उससे ज्यादा होंगे। इसे बुंदे भैया, गौरैया ने साहब सजोकर बोला, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुंदे और आधा तो ले ले, आधा हम ले लेंगे। तो गौरैया बोली, इसको बुन दो और जो है हम सेंत मेंत यानी बिना मोल भाव के या बिना कुछ दिए ऐसे कुछ काम नहीं करते, खरा काम करते हैं, आधा आप लो आधा हमें दो। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया, उसका करघा चलने लगा, झटकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया।
आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा दिए वह दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। दर्जी बोला, खिसकती हो, देखती नहीं राजा जी कि 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे यानी छोटे बच्चों को पहनाने वाले कपड़े। दर्जी ने माथे पर पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, माथे पसीना। और ठंडी आह भरते हुए बोला कि राजा ने जो कहे, राजा की तरफ से कुछ नहीं मिला, लेकिन क्या है, रोज राजा का काम मुफ्त में करते रहो। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गौरैया बोली, हम इस बुने कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दो, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन मुझी तैयार न होता। कचकच उसकी कैंची चल पड़ी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहन कर तो गौरैया जैसे आपे में न रही। ढेठ टांगों पर ही लगी नाचने। 1.5 टांगों पे, मतलब एक टांग पे ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गौरैया को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है, गौरैया ने कहा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते उसके मन में एक नए हुलस यानी उल्लास ने जोर मारा, क्योंकि इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। उसने कहा जायजा यानी देखा जाए, क्यों ना एक बार इस मुल्क के राजा को देखा जाए कि वो कैसा है। इसके लिए इतने सारे काम होते, जिसके लिए इतने सारे काम हो रहे हैं, सब लोग उसी का काम बज रहा, उसको देख के तो आऊं। गौरैया ने सोचा। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। ठीक है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से धुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, यानी हाथ पैर की उंगलियां खींच रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर दिट टांग रहा था, मतलब उसकी एड़ियां दबा रहा था। गौरैया कंगूरे से ही चिल्लाई, कंगूरे यानी खिड़की के पास से, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं, राजा के सिर पे टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया पर पड़ी। राजा ने सिर पर फुंदेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पे टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, राजा जल्दी से चिल्लाए। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाए। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फुदकी, किसको बोला, चिड़िया को, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। अब वो जो है दूसरी ही बात बोलने लगी। राजा को बेहद हेटी यानी बेइज्जती महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली के सामने एक चिड़िया की ये मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फुदकी की गर्दन मसल दो, पंखे नोच दो सिपाहियों, राजा ने कहा। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तो उसने कहा कि अरे एक छोटी सी चिड़िया, इसको मार के क्यों अपने हाथ गंदे करने, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले और इसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर ली। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ रह गया, यानी हक्का बक्का रह गया, एकदम शांत हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा ने उलट पुलट कर उस टोपी को देखना शुरू किया। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा ने कहा कि इतनी सुंदर टोपी जो है इस मुल्क में आखिर बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो इस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न लगे कि राजा अगर इस हुनरमंद को, इस कारीगर को ढूंढे और उसका पता न लगे, ऐसा कभी हो सकता है? राजा के जो
नुमाइंदे थे वो इधर उधर ढूंढने लगे। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दर्ज ने कहा कि दुहाई अन्नदाता। तो राजा ने कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंदा राजा की आवाज मुझे, मतलब कड़क आवाज में राजा ने बोला। उसने बोला, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। राजा बोले। तो कारीगर बोलता है कि कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? राजा ने बोला। नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते फिर बुनकर आया। बुनकर ने कहा, माफी दीजिए। तो राजा बोलता है, माफी नहीं, वजह बताओ। तो उसने बुनकर ने कहा कि सूत इतना उम्दा था सरकार कि एकदम महीन और लच्छेदार कपड़ा बन गया, इसलिए ठीक है, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत काता किसने? राजा ने बोला। तो फिर गिरते पड़ते कौन हाजिर हुआ? कोरी हाजिर हुआ, जिसने सूत बना। उसने बोला, जान बख्शे महाराज। ठीक है। उसने कहा, रुई इतनी बेहतरीन थी सरकार कि एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? राजा जो है बिजली की तरह गरजा। हाँपते छाती पिटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा। क्षमा यानी क्षमा। क्योंकि क्षमा नहीं, मुझे वजह बताओ कि इतनी सुंदर और इतनी महीन रुई तुमने कैसे धुनी? ठीक है, तुमने चाहे तो मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ इसमें इतनी नफासत क्यों नहीं? राजा ने कहा, तो हमारे अब तक जो काम हुआ उससे चलो ये बताओ कि उसमें इतनी नफासत यानी कि इतनी कारीगरी, इतनी निपुणता क्यों नहीं थी? तो वो क्या बोलता है, महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करा उसमें आधा हिस्सा देती थी। इसके पास बहुत कुछ नहीं, पर जो कुछ था उसके पास से भी वो क्या है, आधा दे देते थे। इसलिए इसके काम में अपने आप ही नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत किए जा रहा था। उसने कहा कि सरकार जो है इसलिए इसका काम इतना अच्छा होता गया कि इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था उसका भी ये आधा हिस्सा सबको देती चली गई। देख ले राजा, आंख की उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है। गौरैया चिल्लाई कि मैंने पूरे मोल चुकाए हैं इस टोपी के, बेकार के। यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। अब जो है गौरैया कहने लगी, कंगाल यानी भिखारी, जिसके पास कुछ ना हो। इसका धन घट गया लगता है, इसकी टोपी तक नहीं जुड़ती, अभी तो मेरी टोपी छीन ली। तो कहते इसका ये इतना गरीब हो गया है कि इसके पास जो है टोपी के लिए भी जो है पैसे नहीं रहे लगता, इसलिए इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अका बका था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की कि दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, यानी उसकी टोपी इतनी अच्छी नहीं थी। तीसरे खजाने की खुलती पोल कि वाकई खजाना खाली था। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली ही था। इतना ऐशो आराम, इतना लग्जरी, इतनी लवाजमे का बोझ जो है, खजाना संभाले भी तो कैसे? राजा के दुनिया भर के ऐशो आराम थे, दुनिया भर के शौक थे, जो है शाही खजाने से कब तक वो पूरे होते? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने के लिए। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुफड़ तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। बेपर्दा करके मतलब बेइज्जत करके। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। और लास्ट में जो है जब वो उसका मजाक बनाने लगी गौरैया, तो राजा क्या करता है, किस तरह से अपनी इज्जत ढकने की कोशिश करता है कि ये जो है इस मुंहफट के मुंह कौन लगे, ठीक है, और अपनी टोपी पकड़ ली। ये आपकी कहानी जो है यहाँ पे समाप्त होती है बच्चों, ठीक है। टोपी कहानी जिसमें एक गौरैया के माध्यम से जो है समाज की वास्तविक जो कुरूपता हुई है ना, कि किस तरह से सत्ताधारी लोग जो है गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनको उनके काम की पूरी कीमत नहीं देते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार समाज में फैला हुआ है, ठीक है, उसको जो है बताया गया है। अब ये पाठ आपका यहीं पे जो है बच्चों समाप्त होता है। धन्यवाद।